जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर रमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 के कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, ठीक है। स्टूडेंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टोटल जो है बेसिकली वो 6 है आपकी बुक में। तो आज हमने ये 6 के 6 क्या करने हैं, हमने डिस्कस करने हैं और साथ साथ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ साथ नोट करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये विजिबल नज़र आ रहा होगा। मैंने इसे जूम किया हुआ है ताकि आपको ये जो वर्ड्स हैं जो आपको क्लियर नज़र आए, ठीक है। तो आपने जैसे मैं एक क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा, आपने उसका स्क्रीनशॉट अलग से ले लेना है, बाद में उसे क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है कि टू आइस स्केटर्स वेगिंग 60 kg एंड 80 kg पुश ऑफ अगेंस्ट ईच अदर ऑन ए फ्रिक्शनलेस आइस ट्रैक। अब वो कहते हैं स्टूडेंट्स कि बेसिकली दो आइस स्केटर है। आपको पता है आइस स्केटर कौन से होते हैं? जो कि बर्फ़ पर स्केटरिंग कर रहे होते हैं या बर्फ़ पर चल रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आइस स्केटर्स कहते हैं। अब वो कहते हैं कि एक का वज़न जो है वो 60 kg है, एक का क्या है 80 kg है। वो फ्रिक्शनलेस आइस ट्रैक पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। अब वो कहते हैं 60 kg स्कैटर जो है गेन वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। कंसिडरिंग ऑल द relevant calculation involved, explain how Newton third law applies to this situation। अब इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जो 60 kg जो मैन है, आदमी है, वो वेलोसिटी कितनी अटेन कर रहा है, 4 मीटर पर सेकंड कर रहा है। वो कहता है कि आप कैलकुलेशन भी करें और साथ ये बताएं कि न्यूटन थर्ड लॉ जो है इसमें मतलब कि कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले मैं इसे रीड कर लेता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। अब वो कहता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन देयर एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एंड when the two scatter push off from each other, the 60 kg scatter applies a force on the 80 kg scatter and 80 kg scatter applies equal and opposite force on the 60 kg according to third law of motion, ठीक है, third law of Newton, ठीक है। This causes both scatters to move in opposite direction. The 60 kg scatter gain a velocity of 4 meter per second while 80 kg scatter move with smaller velocity due to having a larger mass। अब ये थोड़ा समझे, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे पे फोर्स तो लगा रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। लेकिन वो कहता ये है कि जिसका जो वेट है बेसिकली 60 kg, उसकी स्पीड है वो अटेन करता है, कितनी करता है, 4 मीटर पर सेकंड करता है। लेकिन जो 80 kg वाला है वो कहता है उसकी स्पीड क्या है, स्मॉलर है। ये आपने बताना है। अब जिसका मैस कम होगा उसकी स्पीड क्या होगी स्टूडेंट, ज़्यादा होगी, और जिसका मैस ज़्यादा होगा उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो वो कहते हैं इसको कैलकुलेशन में भी करें, तो कैलकुलेशन में मैं आपको यहाँ पे ना दिखा देता हूँ कैलकुलेशन इसकी आपने कैसे करनी है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, M1 पहला मैच कितना था, 60 था, और दूसरे आदमी का मैच 80 था। पहले आदमी की वेलोसिटी 4 थी और V2 हमने क्या करनी, कैलकुलेट करनी है। अब देखें अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक फार्मूला क्या था स्टूडेंट्स, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू 0 हो गया। M1 60 है, V1 4 है, प्लस वैसे के वैसे M2 80 है, V2 मालूम करना है। अब 60 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 240 प्लस 80 मल्टीप्लाई V2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने 240 को इस साइड पे लेके जाएं तो नेगेटिव हो जाएगा ना, इस साइड पे लेके जाए, ठीक है। और 80 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करें, आंसर आता है -3। अब -3 की स्टूडेंट क्या प्रूव कर रहे हैं, ये प्रूव कर रहे हैं कि बेसिकली दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट है। लेकिन M2 मैस ज़्यादा था और V2 वेलोसिटी भी तो उसकी क्या है, आपके पास 3 है। M1 मैस कम था, उसकी वेलोसिटी क्या ज़्यादा। मैंने कहा मैस जिसका कम होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, ज़्यादा होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पहला क्वेश्चन था। उसके पास दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे क्वेश्चन में कहते हैं कि आपके पास inflatable airbags are installed in vehicles as safety equipment in term of momentum. What is the advantages of airbags over seat belt? अब उसमें ये कहते हैं कि जो गाड़ियाँ, आपको पता है कि जो न्यू गाड़ी आ रही है, जितनी भी आ रही हैं, उनके अंदर क्या होता है, इनफ्लेटेबल एयर बैग होता है। बैग्स वो क्यों इंस्टॉल किया जाता है, अब खुदा न खास्ता जब एक्सीडेंट हो जाता है तो वो बैग्स वहाँ से निकलता है और उसके अंदर हवा क्या हो जाती है, फिल हो जाती है। और जब हवा फिल होती है तो ज़ाहिर सी बात है कि जो ड्राइवर होता है वो एक डेंजरस इंजरी से क्या होता है, वो बच जाता है। क्योंकि आपको पता है जब भी एक्सीडेंट होता है तो जो ड्राइवर होता है अचानक से बड़ी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो
उसका गिरने का खतरा होता है, क्योंकि उसका सर कहाँ लगता है, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर लगता है। तो ज़ाहिर सी बात है वो उसका जो हेड है वो डैमेज हो सकता है। तो लेकिन ये एयर बैग की वजह से क्या होता है, वो हाई इंजरी से बच जाता है। तो अब इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? Airbags help reduce the force experienced during a collision by increasing the time over which the change in momentum deceleration occurs। मतलब कि deceleration मतलब कि उसका एक्सलेशन कम हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, किसकी वजह से? एयर बैग की वजह से। अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इंक्रीजिंग द टाइम ओवर विच मोमेंटम चेंजेस रिड्यूस द फोर्स, मेकिंग एयर बैग मोर इफेक्टिव देन सीट बेल्ट एट रिड्यूसिंग द इंजरी इन द क्रैश। तो वही बात होगी ना आपके पास कि जो बेसिकली इंजरी जो है वो क्रैश में जो इंजरी आती है उससे हम क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट क्या है 3.3। अब ये बड़ा फनी सा एक क्वेश्चन है। ये कैसे है? कहते हैं ए हॉर्स रिफ्यूज टू पुल अ कार्ट, द हॉर्स आर्ग्यूज अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, वट एवर फोर्स आई exert on the cart will exert an equal and opposite force on me, since net force will be zero, therefore I have no chance of acceleration pulling the cart. What wrong with this reasoning? स्टूडेंट्स ये बड़ा फनी सा क्वेश्चन है। अब देखो हॉर्स जो घोड़ा है ना, वो कहता है कि अगर मैं रेडी को काट रेडी को कहते हैं ना, जो जो घोड़ा खींच रहा होता है, कहता है अगर मैं उसको खींचूं तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का क्या एक रिएक्शन है। मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा, वो मुझ पर फोर्स लगाएगी, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा फोर्स का? वो कहता है विल बी जीरो। तो कहता है ये आई हैव नो चांस ऑफ एक्सलेरेटिंग द कार्ड। तो फिर कैसे मैं मतलब कि कार्ड को बेसिकली उसे मूव करा पाऊंगा? बड़ा फनी सा क्वेश्चन है। कहता है कि आगे कहते हैं व्हाट रॉन्ग विद दिस रीजनिंग। कहता है कि ये जो रीज़न है उसने बताई है, इसमें क्या गलत है? तो देखो स्टूडेंट्स, बेसिकली वो कहता है हॉर्स रीजनिंग इज इनकरेक्ट। जो घोड़ा आपको बता रहे हैं रीज़न, वो इनकरेक्ट है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ रेफर करता है टू द फोर्सेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। The horse apply force on the cart and cart applies on the equal and opposite force on the horse. However, the horse can still move the cart if the force is applied exceed the friction between the cart and ground. Cart and ground. तो यहाँ पे देखिए फिर आगे कहते हैं कि the cart does not exert a force on the horse and that cancel out the horse ability to move the cart. The horse net force, जो घोड़े की net force है, but determine its acceleration. अब स्टूडेंट ये इंग्लिश मैंने पढ़ ली, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कहता है कि जो घोड़ा आपको कह रहा था कि एक्शन रिएक्शन ज़ाहिर सी होता तो है, लेकिन उस केस के अंदर जब वो कार्ड जो है घोड़े पे फोर्स लगाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो घोड़ा उस पर लगा रहा होता है, कैंसिल इफेक्ट ज़ीरो होगा, तो वो कार्ड मूव कैसे करेगी? देखिए, जब घोड़ा फोर्स लगाता है तो वो बेसिकली ज़मीन पर लगा रहा होता है। जब ज़मीन पर फोर्स लगाएगा तो वो ज़मीन उतनी ही आपके पास रिएक्शन फोर्स घोड़े को लगाएगी और उसे मूव कराने के लिए क्या होगी, लगाएगी। और घोड़े के साथ कॉन्टैक्ट किसका होता है? कॉन्टैक्ट होता है किसका? कनेक्शन जो होता है बेसिकली कार्ड के साथ होता है। जब घोड़ा मूव करेगा तो कार्ड भी मूव करेगी। तो इसका मतलब है एक्शन घोड़ा लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है ज़मीन पर, और ज़मीन की जो रिएक्शन फोर्स है वो घोड़े पे लग रही है, जिस वजह से घोड़ा मूव कर रहा है और घोड़े के साथ जो है कार्ड भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये बड़ा फनी सा क्वेश्चन है, आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, 3.4 है। कहता है व्हेन ए क्रिकेट बॉल हिट्स हाई, ए फील्डर ट्राइज टू कैच इट व्हाइल होल्डिंग द बॉल, ही शी ड्रॉज हैंड्स बैकवर्ड बाय। कहते हैं जब क्रिकेट बॉल जो है वो बड़े हाई मतलब कि हिट की जाती है, तो फील्डर जो होते हैं वो ट्राई करते हैं पकड़ने के। ठीक है, कहते हैं वाई होल्डिंग द बॉल ही एंड शी ड्रा बैकवर्ड। तो जब वो उसको कैच कर रहे होते हैं, जब भी कोई भी फील्डर जो है किसी बॉल को कैच करते हैं तो वो हाथ पीछे लेके जाता है ऐसे। ठीक है, पीछे लेके जा ऐसे, मतलब कि वो बेसिकली पकड़ेंगे ना तो ऐसे पीछे लेके जाएगा, यहाँ से पकड़ेगा यहाँ से पीछे। कहते हैं इसकी क्या रीज़न है? तो रीज़न स्टूडेंट सिंपल ही है। कहता है फील्डर ड्रॉज हिज हैंड बैकवर्ड टू इंक्रीज द टाइम ओवर विच मोमेंटम ऑफ द बॉल इज रिड्यूस। तो जैसे वो बॉल को पकड़ेगा, वो मतलब कि पीछे लेके जाएगा, तो टाइम ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा लगेगा, इंक्रीज होगा, और मोमेंटम जो है वो डिक्रीज होगा। तो बाय इंक्रीजिंग टाइम द फोर्स एक्सर्टिंग ऑन द हैंड इज डिक्रीज, reducing the risk of injury and allowing the smoother catch। तो स्टूडेंट जब वो हाथ पीछे लेके जाता है तो बेसिकली उस इम्पैक्ट को, जो स्पीड का इम्पैक्ट है उसे रिड्यूस करता है। अगर वो हाथ पीछे लेके ना जाए तो उसे क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है, उसे जो बॉल का जो
इफेक्ट है कैच करने का वो क्या होगा, उसे ज़्यादा फील होगा, तो वो इंजरी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3.4 है। अब है 3.5 स्टूडेंट्स एंड 6। तो ये 2 क्वेश्चन रह गए स्टूडेंट, ये हमने इसे देखने हैं अभी। तो ये है 5 क्वेश्चन। अच्छा जी 5 का इसे स्टूडेंट वो जैसे मैंने पीछे आपको पढ़ाया ना, वो साथ साथ स्क्रीनशॉट उम्मीद है आपने ले लिए होंगे। अच्छा जी इसे हम डिस्कस करते हैं। कहता है व्हेन समवन जंप फ्रॉम अ स्मॉल बोट onto the river bank, why does the jumper often fall into the water? एक्सप्लेन करें। कहते हैं एक जंपर है जो कि एक छोटी कश्ती से दरिया के अंदर जंप लगाता है। कहते हैं वो जब वाटर के अंदर जंप लगा लेता है तो इस चीज़ को आप क्या करें, एक्सप्लेन करें। तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है व्हेन द जंपर पुश ऑफ द बोट, जब पुश करते हैं मतलब कि जब जाहिर सी बात है जंप लगाएगा वो फोर्स तो अप्लाई करेगा ना बोट के ऊपर। ही एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बोट काजिंग इट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। According to Newton's third law, the boat exerts an equal and opposite force on the jumper. However, since boat is small and has little mass compared to the jumper, the boat moves significantly, causing the jumper to lose his balance and often fall into the river. ये वही बात होगी ना। तो बेसिकली जब जंपर फोर्स लगाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है बोट पर फोर्स लगा रहे हैं तो बोट भी फोर्स लगाएगी ना जंपर के ऊपर। ठीक है, जिस वजह से ये फोर्सेस जो है ये क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती हैं। ठीक है, और जिस वजह से वो जंपर जो है बेसिकली वो रिवर के अंदर फॉल हो जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है 3.6। कहते हैं इमेजिन करें दैट फ्रिक्शन वैनिशेस सडनली फ्रॉम एवरीथिंग, देन व्हाट वुड बी सिनेरियो ऑफ डेली लाइफ एक्टिविटीज़। कहते हैं आप इमेजिन करें कि अचानक से ही फ्रिक्शन जो है हर चीज़ के अंदर से ख़त्म हो जाए, तो फिर आपकी डेली लाइफ का जो सिनेरियो होगा मुख्तलिफ एक्टिविटी के अंदर वो क्या होगा। पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स, हम जो भी काम कर रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से कर रहे हैं। हमारा चलना फ्रिक्शन की वजह से है, हमारा पेंसिल पर लिखना फ्रिक्शन की वजह से सर पर है। ठीक है, हमारा भागना वो भी फ्रिक्शन की वजह से है। हमारी बिल्डिंग, हमारे मकान ये जो बनते हैं ये ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से होता है। अगर ये सडनली ख़त्म हो जाए फ्रिक्शन, तो बेसिकली तो ये इम्पॉसिबल है कि हर चीज़ क्या रहे, स्टेबल रहे। तो यही चीज़ आपने इसमें लिखनी है। कहते हैं फ्रिक्शन वैनिशेस सडनली, अगर वो वैनिश का मतलब होता है ख़त्म हो जाए अचानक से। डेली एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, ड्राइविंग, इवन सिटिंग वुड बिकम इम्पॉसिबल। तो बैठना भी क्या होगा हमारे लिए, क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। विदाउट फ्रिक्शन, कहते हैं विदाउट फ्रिक्शन देयर वुड बी नो ग्रिप एंड पीपल एंड ऑब्जेक्ट वुड स्लाइड अनकंट्रोलेबली। ठीक है, तो अनकंट्रोलेबली से मुराद क्या है कि बेसिकली जब फ्रिक्शन ही होगी तो हमारी किसी चीज़ पे ग्रिप ही नहीं होगी, और पीपल जो होंगे वो क्या करेंगे, अनकंट्रोलेबली स्लाइड करेंगे, मतलब कि वो चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। कोई रोकने वाली चीज़ तो है नहीं, तो वह चलते जाएंगे जस्ट लाइक इन स्पेस। कहते हैं कार्स वुड नॉट बी एबल टू स्टॉप और टर्न। तो कार जो है ना तो वो स्टॉप होगी ना वो टर्न होगी। ठीक है, तो इसी वजह से फ्रिक्शन जो है ये बहुत अहमियत है हमारी लाइफ के अंदर। कहते हैं ऑब्जेक्ट्स वुड स्लाइड ऑफ सर्फेसेस। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है वो भी क्या करेंगे, स्लाइड करते रहेंगे। एंड वॉकिंग वुड बी लाइक स्लिपिंग ऑन आइस। तो कहते हैं वॉकिंग भी ऐसी होगी जैसे आइस के ऊपर हम स्लिप कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा ना, ये जो मरी के इलाके हैं वहाँ पे जो लोग गाड़ियाँ लेके जाते हैं, समटाइम गाड़ी क्या होती है ऐसे स्लिप होके जा रही होती है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होती टायर और रोड के दरमियान। तो जिस वजह से गाड़ी क्या हो रही थी, स्लिप होके जा रही होती है ऐसे। तो ज़ाहिर सी बात है जब फ्रिक्शन नहीं होगी तो रुकेगी नहीं। तो इसी तरह सडनली अगर हमारी लाइफ में से फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 6 क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपने उम्मीद है इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने नोट कर लिए होंगे। अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।